हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 1 जो कि बहुत ही लेंदी और बहुत ही टिपिकल चैप्टर है, उसको हम लोग का आज लास्ट क्लास है। समझ लीजिए ऑलमोस्ट 90% क्लास तो ओवर हो ही है नेशनल इनकम को, और बहुत अच्छे से हम आप लोग को समझाए हैं, ठीक है ना। तो क्योंकि अकाउंट्स में थोड़ा हम लोग आगे बढ़ रहे थे, अकाउंट्स बिजनेस स्टडीज पेड बैच हम लोग का ऑलरेडी चल रहा है। आप लोग देखिए होंगे अकाउंट्स का वीडियोस और नहीं आ रहा है, बिजनेस स्टडीज का वीडियोस नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये नहीं है रिकॉर्ड नहीं हो रहा है, रिकॉर्ड हो रहा है, लेकिन वो वीडियो सिर्फ पेड बैच को अवेलेबल हो रहा है। तो आप लोग जल्द से जल्द हम लोग का पेड बैच ज्वाइन करिए। एग्जाम में अब 2.5 महीना ही बचा है, 2.5-3 महीना बचा है। आइए हम लोग के साथ जुड़िए। विद फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे आप लोगों को पूरा रिकॉर्डेड क्लास विथ नोट्स मिल जाएगा। और जो डाउट रहेगा, मेरा व्हाट्सएप नंबर आप लोग सबके पास है 8334835908। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है, ये मेरा कॉलिंग नंबर भी है। 24/7 365 डेज ये ऑन रहता है, अवेलेबल रहते हैं। सिर्फ जब हम क्लास रिकॉर्ड कर रहे होते हैं या क्लास में होते हुए तो हम फोन को नहीं उठाते, बट आपको रिटर्न कॉल करते हैं और व्हाट्सएप का रिप्लाई भी करते हैं। जो स्टूडेंट रेगुलर है वो लोग जानते ही है, ठीक है ना। तो आप लोग जो है हम लोग के साथ ऑनलाइन पेड बैच में इनरोल होइए, और अपना जो बोर्ड्स आने वाला है सितंबर में, उसमें 40 आउट ऑफ 40 का जर्नी की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं, कदम अपना आगे रखते हैं, ठीक है ना। तो आज हम लोग का नेशनल इनकम अकाउंटिंग जो इकोनॉमिक्स हम लोग कर रहे थे क्लास 12 वेस्ट बंगाल बोर्ड सेमेस्टर 3 का, इसका लास्ट क्लास है, ठीक है ना। 90% टॉपिक हम ऑलरेडी आप लोग को पढ़ा दिए, इसका लास्ट क्लास है। इसके बाद से इकोनॉमिक्स में भी जो पेड बैच है सिर्फ वहीं पे पूरा वीडियोस आएगा, समझ में आया। तो आप लोग जुड़िए हम लोग का पेड बैच से। फीस एकदम मिनिमम है, अगर आपको एक सब्जेक्ट के लिए ज्वाइन कर रहे हैं तो इट इज ओनली 999 रुपया। पूरा सेमेस्टर का नोट्स, वीडियोस, डाउट्स सब क्लियर हो जाएगा। और अगर आप लोग कॉमर्स का सब सब्जेक्ट ज्वाइन कर रहे हैं तो है इट इज ओनली 2499, 2499। अगर आप ऑल सब्जेक्ट्स ऑफलाइन क्लास करिएगा, 1 महीने का फीस 1000-1500 रहता है। यहाँ 2499 रुपये में आप लोग को पूरा 6 महीना का सेमेस्टर का क्लियर हो जा रहा है। बहुत कोई बोल रहा है सर अब तो सेमेस्टर में 3 महीना बाकी है, 2 महीना बाकी है। बाबू ये 2 महीना 3 महीना का बात नहीं है, आपको पढ़ाई पूरा सिलेबस का मिलेगा, पूरा 6 महीना का मिलेगा, ठीक है ना। तो हम लोग के साथ ऑनलाइन में जुड़िए, टाइम ज़्यादा नहीं है, आपको पूरा बैकअप क्लासेस मिलेगा, डाउट सॉल्विंग क्लासेस भी दिया जाएगा ऑनलाइन हो। अगर आप लोग कोई अगर कोलकाता में ही है और आने चाह रहा है कि सर कुछ क्लासेस आपका ऑफलाइन करेंगे, ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जो 2-3 क्लास आके ऑफलाइन किए, उन लोगों को अच्छा लगा, लेकिन आने जाने बहुत ज्यादा दूर हो जा रहा था उन लोगों का घर, तो लोग बोला सर हम लोग अब ऑनलाइन में शिफ्ट हो जा रहे हैं। तो आप लोग आके ऑफलाइन भी चेक कर सकते हैं, और जो दूर में तो ऑनलाइन कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। फोन व्हाट्सएप नंबर मेरा दिया हुआ है, आप लोग के लिए हमेशा अवेलेबल है, ठीक है। तो चलिए आज लास्ट क्लास हम लोग का नेशनल इनकम अकाउंटिंग का, इसको हम लोग आज कंप्लीट कर दे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सम्स हम लोग लास्ट क्लास किए थे। मीनिंग ऑफ नेशनल इनकम, चलो स्टार्ट करते हैं। मीनिंग ऑफ नेशनल इनकम। सर नेशनल इनकम का मीनिंग तो इतना देर से, इतने हर क्लास में चिल्ला चिल्ला के हम ऑलरेडी बोल ही रहे हैं फर्स्ट क्लास से। नेशनल इनकम क्या है? द सम टोटल ऑफ द मनी वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द सिटीजन्स ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड, ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर ईयर। मतलब एक पर्टिकुलर ईयर में, एक अकाउंटिंग और फाइनेंशियल ईयर में जितने भी सिटीजन्स है कंट्री का, चाहे वो कंट्री के अंदर में काम करे या कंट्री के बाहर में काम करे, चाहे वो कंट्री के अंदर में काम करे या कंट्री के बाहर में काम करे, जो भी गुड्स एंड सर्विसेज वो सिटीजन्स बना रहे हैं वो सब का मनी वैल्यू को ऐड कर देंगे तो आ जाएगा मेरा नेशनल इनकम। तो नेशनल इनकम क्या है? एक साल में जितने भी सिटीजन्स कंट्री के हैं सबका जो भी प्रोडक्शन हो रहा है गुड्स एंड सर्विसेज, वो सबका मनी वैल्यू को ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा? नेशनल इनकम, ठीक है। चलिए नेशनल इनकम समझ में आ गया। नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने का अलग अलग मेथड्स है ना, अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, आज हम लोग पढ़ेंगे नेशनल इनकम अकाउंटिंग में क्या क्या डिफरेंट मेथड्स है, किस तरह से कैलकुलेट होता है अलग अलग मेथड में, क्या क्या ड्रॉबैक्स है सब मेथड्स का, ठीक है। देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ नेशनल इनकम अकाउंटिंग, इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन। जब आप नेशनल इनकम निकाल रहे हैं कोई कंट्री का तो इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसको आपको ध्यान में रखना है, पहला
In calculating national income, we should consider only the economic activities of the national of the country. From this ground, transfer payment like unemployment allowances, pension, old age relief are not included in national income accounting because they are not generated from productive और इकोनॉमिक एक्टिविटी. इसमें स्कॉलरशिप्स भी ऐड कर सकते हैं. क्या मतलब है? नेशनल इनकम जब हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के वक्त हम सिर्फ वही चीजों को ऐड करेंगे जो कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज के थ्रू जनरेट किया गया है. जैसे कि आपको मान लो पेंशन मिल रहा है, तो आप तो कुछ काम नहीं कर रहे, जो पेंशन मिल रहा है तो पेंशन नेशनल इनकम में ऐड नहीं होगा. आपको जैसे कि हम लोग का वेस्ट बंगाल में है ना लक्ष्मी भंडार, विडो पेंशन, ओल्ड एज पेंशन, अलग अलग स्टेट में है. तो ये सब जो आपको स्कॉलरशिप का पैसा है, ये सब जो पैसा आपको मिल रहा है, इसके बदले में आपको प्रोडक्टिव एक्टिविटी किए नहीं है, तो ये सब पैसा नेशनल इनकम कैलकुलेशन में कैलकुलेट नहीं होगा. दूसरा, कैपिटल गेन्स भी नेशनल इनकम में कैलकुलेट नहीं होता है क्योंकि उसमें भी कुछ प्रोडक्टिव एक्टिविटी नहीं किया गया. जैसे कि फॉर एग्जांपल आप सोना खरीदे 1 केजी 1 करोड़ में, दाम बढ़ा उसको 1.5 करोड़ में बेच दिए तो 50 लाख आप कमाए, ये इनकम को बोलते हैं कैपिटल गेन. या फिर आप कोई शेयर खरीदे 1 लाख का, उसको 2 लाख में बेच दिए तो अब 1 लाख कमा लीजिए, तो ये भी हो गया कैपिटल गेन. टैक्स में तो आप लोग पढ़े ही है कैपिटल गेन किसको बोलते हैं. कैपिटल गेन नेशनल इनकम में इसलिए कैलकुलेट नहीं होता है कि ये कुछ करने की वजह से आप नहीं कमाए हैं, एक एसेट का वैल्यू बढ़ गया और आपका फायदा हो गया, तो कोई प्रोडक्टिव एक्टिविटी तो हुआ नहीं है, तो भले वो आपका फायदा हुआ, आप पैसा तो कमा लिए हैं, लेकिन वो पैसा को आप नेशनल इनकम में ऐड नहीं कर सकते हैं क्योंकि कुछ भी प्रोडक्टिव एक्टिविटी नहीं हुआ है इस पैसा को कमाने में. ठीक है, चलिए एक और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. ठीक है, अब देखो ये वाला पॉइंट को सुन के सब फेमिनिस्ट लोग गुस्सा मत हो जाना. क्या है ये पॉइंट? हाउस वाइफ्स का जो कंट्रीब्यूशन है वो नेशनल इनकम में कैलकुलेट नहीं होता है. अब देखो हाउस वाइफ का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है कंट्री में, हर घर में, जैसे कि हम लोग की माँ बहन बेटी बीवी जो भी है, जो घर संभाल रही है, घर में काम कर रही है, सबका देखभाल कर रही है, खाना बना रही है, कपड़ा धो रही है, टिफिन बना कर दे रही है, सबका टेक केयर कर रही है, लेकिन इन लोगों का एक्टिविटी कोई मनी जनरेट नहीं कर रहा है. तो इसीलिए हाउस वाइफ का कंट्रीब्यूशन को नेशनल इनकम में ऐड नहीं किया जाता है. हाउस वाइफ रेंडर ग्रेट सर्विस फॉर द फैमिली एंड हेंस इनडायरेक्टली सोसाइटी को बहुत हेल्प करता है, इनडायरेक्टली सोसाइटी को बहुत हेल्प करता है, बट देयर सर्विसेज कैन नॉट बी इवेल्युएटेड इन टर्म्स ऑफ मनी. लेकिन वो लोग का जो मेहनत है उसको मनी में कैलकुलेट नहीं किया जा सकता है, इसीलिए वो लोग सर्विसेज जनरेट जो कर रहे हैं वो नेशनल इनकम में ऐड नहीं होगा. क्लियर हुआ? चलिए अब आते हैं मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम. मेजरमेंट ऑफ बहुत इंपॉर्टेंट है. मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम 3 मेथड है. पहला सेंसस ऑफ प्रोडक्शन और आउटपुट मेथड. और आउटपुट मेथड. सेंसस ऑफ प्रोडक्शन और सेंसस ऑफ आउटपुट मेथड. दूसरा है सेंसस ऑफ इनकम मेथड. तीसरा है
सेंसस ऑफ एक्सपेंडिचर मेथड। देखिए, नेशनल इनकम को मेजर करने का 3 मेथड है, सेंसस ऑफ प्रोडक्शन और आउटपुट मेथड, सेंसस ऑफ इनकम मेथड और सेंसस ऑफ एक्सपेंडिचर मेथड। ये 3 मेथड में नेशनल इनकम मेजर हो सकता है या मेजर होता है। एक मिनट, कैमरा थोड़ा सा, ठीक है। सेंसस ऑफ प्रोडक्शन और आउटपुट मेथड का भी 2 पार्ट है। एक है फाइनल प्रोडक्शन मेथड और दूसरा है वैल्यू एडेड मेथड। फाइनल प्रोडक्शन मेथड, दूसरा वैल्यू एडेड मेथड। तो ध्यान से समझिए इस बात को। मेरा नेशनल इनकम को मेजर करने का 3 तरीका है। एक है सेंसस ऑफ प्रोडक्शन और आउटपुट मेथड, सेंसस ऑफ इनकम मेथड, सेंसस ऑफ एक्सपेंडिचर मेथड। सेंसस ऑफ प्रोडक्शन और आउटपुट मेथड में 2 मेथड है, फाइनल प्रोडक्शन मेथड और वैल्यू एडेड मेथड। पहले इतना क्लियर कर लेना है, उसके बाद डिटेल में समझेंगे एक एक मेथड कैसे होता है, क्या क्या ड्रॉबैक्स है। चलिए, सेंसस ऑफ प्रोडक्शन और आउटपुट मेथड में हम लोग क्या करते हैं, ध्यान से समझिए। सेंसस ऑफ प्रोडक्शन और आउटपुट मेथड में नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जितना भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुआ है एक ईयर में बाय द सिटीजन्स ऑफ द कंट्री, वो सब गुड्स एंड सर्विसेज का वैल्यूज को हम लोग मनी में कन्वर्ट करते हैं और आपस में ऐड कर देते हैं। आंसर आ जाता है नेशनल इनकम अंडर सेंसस ऑफ प्रोडक्शन और आउटपुट मेथड। फिर से ध्यान से समझिए, प्रोडक्शन और आउटपुट मेथड में नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक ईयर में जितना भी सिटीजन्स है एक कंट्री का, वो लोग जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहा है वो सब गुड्स एंड सर्विसेज का वैल्यू को हम लोग मनी में कैलकुलेट करते हैं और आपस में ऐड कर देते हैं। तो जो अमाउंट निकल के आता है वो होता है नेशनल इनकम अंडर प्रोडक्शन और आउटपुट मेथड। ठीक है, समझ में आया? In this method, we add up all the goods and services produced by the nationals of the country during a particular year to get gross national product. लेकिन अलग अलग कमोडिटी का अलग अलग यूनिट ऑफ मेजरमेंट है, जैसे कि ऑयल लीटर में मेजर हो रहा है, चावल केजी में मेजर हो रहा है, कपड़ा मीटर में मेजर हो रहा है, डिस्टेंस किलोमीटर में मेजर हो रहा है। अब ये सबको ऐड कैसे किया जाएगा, पॉसिबल नहीं है। तो ये सब का वैल्यू को मनी में कन्वर्ट किया जाएगा। कपड़ा का फॉर एग्जांपल 1 लाख मीटर है तो उसका वैल्यू कितना होगा, 10 करोड़। तेल का 10 लाख लीटर है तो उसका वैल्यू कितना होगा, 100 करोड़। समझ में आ रहा है? जमीन का इतना एकड़ है तो उसका वैल्यू क्या होगा, वो सब का वैल्यू को ऐड करेंगे। ठीक है ना? कमोडिटीज हैव डिफरेंट यूनिट्स फॉर विच दे कैन नॉट बी एडेड, दे कैन बी एडेड ओनली बाय टेकिंग द मनी वैल्यू ऑफ द प्रोड्यूस्ड कमोडिटी इन द रिस्पेक्टिव ईयर। समझ में आ गया बात? क्लियर हो गया पॉइंट? तो सेंसस ऑफ प्रोडक्शन मेथड में नेशनल इनकम कैसे मिलता है ये हम आपको बता दिए। अब इसमें ना एक प्रॉब्लम आ जाता है। क्या प्रॉब्लम आता है? डबल काउंटिंग और मल्टीपल काउंटिंग का। क्या मतलब है? अब देखो, ये आप लोग के सामने दिखा रहे, ये देख रहे हो, देसी घी है। देसी घी है ये कंट्री डिलाइट से। तो कंट्री डिलाइट से ये देसी घी आया है, हम खरीद मंगवाए, हम कल ही मंगवाए थे। तो ये देसी घी कंट्री डिलाइट से। अब घी का वैल्यू को नेशनल इनकम में ऐड किया जाएगा सर? हाँ सर करते, ये तो गुड्स है। चलो सर हम कर दिए। अब ये घी को यूज किया जा रहा है कोई मिठाई बनाने के लिए।
क्या वो मिठाई का वैल्यू को ऐड करेंगे नेशनल इनकम में? हाँ सर, कर देंगे। तो सर हम मिठाई का वैल्यू को जब ऐड कर रहे हैं तो मिठाई में जो घी लगा है वो घी का वैल्यू को भी हम ऐड कर रहे हैं, और एक बार जो घी खरीदे फिर से उस वैल्यू को ऐड कर दिए, तो घी का जो वैल्यू है ये नेशनल इनकम में 2 बार ऐड हो गया ना, तो यहां पे डबल काउंटिंग हो गया, मल्टीपल काउंटिंग हो गया, तो नेशनल इनकम का फिगर तो गलत हो जाएगा सर। यस, इसी को ओवरकम करने के लिए प्रोडक्शन मेथड में 2 अलग अलग टाइप्स बनाया गया है नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने का, जिसको एक को बोलते हैं फाइनल प्रोडक्ट मेथड, दूसरा को बोलते हैं वैल्यू एडेड मेथड, जो आगे हम लोग अभी समझेंगे। फाइनल प्रोडक्ट मेथड में बोला गया है उसी कमोडिटी का वैल्यू को ऐड करो जो कि कंप्लीट गुड्स है, फाइनल कंजम्पशन के लिए यूज हो रहा है। जिस गुड्स को आगे कुछ और बनाने के लिए तैयार किया जा रहा है, आगे कुछ और बनाने के लिए यूज किया जा रहा है, उस गुड्स का वैल्यू को फाइनल नेशनल इनकम में ऐड मत करो, क्योंकि वो इंटरमीडिएट गुड्स है। तो अंडर फाइनल प्रोडक्ट मेथड हम लोग नेशनल इनकम में वही गुड्स का वैल्यू को ऐड करते हैं जो फाइनल कंजम्पशन के लिए रेडी है। इंटरमीडिएट गुड्स मतलब वो गुड्स जो अभी तक रेडी नहीं हुआ है या रेडी हो गया है लेकिन उसको यूज किया जाएगा कोई दूसरा गुड्स को बनाने के लिए, तो इस गुड्स को, ये सब गुड्स का वैल्यू को हम लोग नेशनल इनकम में ऐड नहीं करते हैं। क्लियर हुआ पॉइंट? तो अंडर फाइनल प्रोडक्ट मेथड ऑल द कोमोडिटीज ऑल द कोमोडिटीज जो कंप्लीट है सिर्फ उसी का वैल्यू को ऐड करेंगे, ठीक है ना, इंटरमीडिएट गुड्स का वैल्यू को ऐड नहीं करेंगे। और वैल्यू एडेड मेथड में क्या होता है? वैल्यू एडेड मेथड में क्या होता है, हर स्टेज में जो वैल्यू ऐड हो रहा है नया प्रोडक्ट में, उस एडेड वैल्यू को सिर्फ नेशनल इनकम में ऐड करेंगे। जो ज्यादा कंफ्यूजन होगा तो भी एक एग्जांपल देंगे, पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। चलो एग्जांपल से समझते हैं। सर नेशनल इनकम प्रोडक्शन और सेंसस मेथड में कैसे कैलकुलेट होता है, ये आपको होपफुली समझ में आ गया होगा। नेशनल इनकम अंडर प्रोडक्शन मेथड का 2 फॉर्मूला है, एक है फाइनल प्रोडक्ट मेथड, दूसरा है वैल्यू एडेड मेथड। फाइनल प्रोडक्ट का आपको समझ में आ गया होगा, वैल्यू एडेड को हम भी समझा देते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं। अच्छा, एक बार हम थोड़ा सा समरी दे देते हैं। अंडर प्रोडक्शन और आउटपुट मेथड नेशनल इनकम कैलकुलेट किया जाता है जितना भी गुड्स एंड सर्विसेज एक पर्टिकुलर ईयर में बन रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है, वो सब का मनी वैल्यू को ऐड कर दो, आपके पास आ गया नेशनल इनकम अंडर प्रोडक्शन मेथड। अब ये 2 तरीके से निकलता है, एक होता है फाइनल प्रोडक्ट मेथड और एक होता है वैल्यू एडेड मेथड। फाइनल प्रोडक्ट मेथड में हम लोग क्या करते हैं, जो कंप्लीट गुड्स है, फाइनल गुड्स है, जिसको हम लोग यूज करने के लिए रेडी है, सिर्फ उसी का गुड्स एंड सर्विसेज का, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का वैल्यू को ही ऐड किया जाता है नेशनल इनकम कैलकुलेट करने में। और वैल्यू एडेड मेथड में क्या किया जाता है, कंप्लीट गुड्स का नहीं, जैसे जैसे प्रोडक्ट तैयार होते जा रहे हैं उसका वैल्यू बढ़ते जा रहा है, तो इंक्रीज्ड अमाउंट को ऐड करते रहेंगे नेशनल इनकम में। फाइनल प्रोडक्ट का मतलब जो फाइनल कंजम्पशन के लिए रेडी है, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट का मतलब जो फाइनल कंजम्पशन के लिए भी रेडी नहीं है। चलिए अब इसका एक एग्जाम्पल लेंगे ना, आपको पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो, इन फाइनल प्रोडक्ट मेथड मनी वैल्यू ऑफ द एग्रीगेट प्रोडक्शन, जितना भी फाइनल गुड्स प्रोड्यूस हुआ है वो सबको कैलकुलेट किया जाता है। इंटायर आउटपुट ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज इज मल्टीप्लाइड बाय द मार्केट प्राइस टू फाइंड द नेशनल इनकम। अब देखो, इन अ प्रोडक्शन ऑफ फ्लावर बाय द फ्लावर मिल, from production of wheat and the production of cake by the bakery, wheat and flour are produced previously
and are considered as intermediate product in these two stages, whereas the cake is considered as final product. In a part of produced wheat and flour is used for feeding the cattle and domestic for consumption or kept as raw material for further production. These are termed as final product. क्या मतलब यहाँ पे समझाया, देखो बोला गया, नॉर्मल लैंग्वेज में हम समझा रहे, बोला है मान लो 1000 kg वीट उगा, इस वीट को यूज किया जा रहा है केक बनाने में, तो केक यहां पे फाइनल प्रोडक्ट है। 1000 kg में से 800 kg वीट यूज किया जा रहा है केक बनाने में, रिमेनिंग 200 kg जो है इसको फाइनल कंजम्पशन के लिए लगा दिया जा रहा है। फाइनल कंजम्पशन का मतलब क्या है, मान लो कैटल को या डोमेस्टिक कंजम्पशन, जैसे कि डोमेस्टिक कंजम्पशन मतलब घर में खाने के लिए, घर, डोमेस्टिक कंजम्पशन मतलब डायरेक्टली बेच दिए खाने के लिए। अब ये 200 kg का रेट है फॉर एग्जाम्पल 20,000, ठीक है, और ये 800 kg का रेट है 80,000, ठीक है, और ये जो केक बने हैं ये केक का रेट है फॉर एग्जांपल जितना भी है 1.5 लाख। अब अगर हम फाइनल प्रोडक्ट मेथड से नेशनल इनकम निकाल रहे हैं तो हम ये जो 200 kg डायरेक्टली कंज्यूम हुआ है इसका 20,000 का वैल्यू को ऐड करेंगे नेशनल इनकम में, लेकिन ये 800 kg जो 80,000 इसका वैल्यू है इसको ऐड नहीं करेंगे नेशनल इनकम में। क्यों? क्योंकि ये वीट आगे चल के केक बना है, केक फाइनल प्रोडक्ट है, तो केक का 1.5 लाख रुपया हम ऐड कर देंगे, तो मेरा नेशनल इनकम कितना हो गया 1.7 लाख। समझ में आया? तो क्योंकि वीट जो डायरेक्ट कंज्यूम हो जा रहा है वो हो गया फाइनल गुड्स, लेकिन वीट को जब हम यूज कर रहे हैं केक बनाने में तो ये वीट एज अ रॉ मटेरियल, एज एन इंटरमीडिएट प्रोडक्ट यूज हो रहा है। तो जब हम लोग एज एन इंटरमीडिएट प्रोडक्ट इस वीट को यूज कर रहे हैं तो ये वीट का वैल्यू को नेशनल इनकम में ऐड नहीं करेंगे। जब ये वीट से केक बन के तैयार हो जाएगा और जो केक फाइनल प्रोडक्ट रहेगा उसका वैल्यू को हम लोग ऐड कर देंगे नेशनल इनकम में। क्लियर हुआ? ये था फाइनल प्रोडक्ट मेथड। अब आते हैं वैल्यू एडेड मेथड। वैल्यू एडेड मेथड में क्या हो रहा है, देखिए एक फार्मर है जो वीट उगाया है 500 रुपया का वो वीट उगाया है, उस वीट को वो चक्की वालों को बेच दिया है 600 रुपया में। चक्की वालों को कितना में बेचा है? 600 रुपया में। चक्की वाला उसको बेकरी वालों को बेच दिया 800 रुपया में, ठीक है। अब नेशनल इनकम कैसे करके कैलकुलेट होगा, इस बात को वैल्यू एडेड मेथड में नेशनल इनकम कैसे करके कैलकुलेट होगा ध्यान से देखिए। अगर हम यहां पे फाइनल प्रोडक्ट मेथड निकालेंगे तो भाई यहां पे गेहूं जो है, वीट जो है, ये एज अ रॉ मटेरियल बेच दिया गया चक्की वालों को। चक्की वाला मैदा आटा निकाला उससे, उसको बेच दिया एज अ रॉ मटेरियल केक वालों को। केक वाला उसको एज अ रॉ मटेरियल यूज किया और केक बनाया। तो केक है यहाँ फाइनल प्रोडक्ट, और फाइनल प्रोडक्ट का वैल्यू क्या है 800। नेशनल इनकम में सिर्फ ये 800 कैलकुलेट होगा। लेकिन इंटरमीडिएट प्रोडक्ट में कैसे करके कैलकुलेट होगा, देखो ये बनाया, कितना इसमें बेचा, कितना कमाया 500 रुपया, ठीक है ना। 500 का ये सामान था, है ना, 500 रुपया। इसको ये बेचा कितना में, चक्की वालों को 600 में बेचा। कितना में बेचा? 600 में। तो चक्की वाला को बेचा तो इस वीट का तो दाम 500 है, लेकिन इसको बेचा 600 में है, तो कितना वैल्यू ऐड किया, कितना फायदा हुआ? 100 रुपया फायदा हुआ। चक्की वाला उसको लिया 600 में, लेकिन इसको केक वालों को बेचा कितना में है? 800 में। कितना में बेचा है? 800 में। तो चक्की वाला कितना वैल्यू ऐड किया, कितना फायदा किया? 200। तो 500 रुपया फार्मर का फायदा था, ठीक है ना। 500 रुपया फार्मर का लागत था,
चक्की वाला को वो 600 में बेचा, 100 रुपये कमाया। चक्की वाला वो 600 का सामान को 800 में बेचा, 200 रुपये कमाया। तो टोटल क्या वैल्यू हो गया पूरा स्टेज में ऐड करके 800। तो नेशनल इनकम अंडर वैल्यू एडेड मेथड हर स्टेज में उसका जो वैल्यू ऐड हो रहा है उसको ऐड किया जाएगा। अंडर फाइनल प्रोडक्ट मेथड डायरेक्टली जो फाइनल गुड्स का वैल्यू है उसको ऐड कर लिया जाएगा। लेकिन आंसर दोनों में सेम आएगा। एक चीज़ और, हाँ, आप नेशनल इनकम तीनों में से कोई भी मेथड में निकालो, प्रोडक्शन मेथड में निकालो, इनकम मेथड में निकालो, एक्सपेंडिचर मेथड में निकालो, आप तीनों में से कोई भी मेथड में निकालो नेशनल इनकम, आपका अमाउंट आंसर सेम आने वाला है। क्योंकि आंसर तो सेम ही आएगा ना, नेशनल इनकम डिफर नहीं करेगा चाहे कोई भी मेथड से निकालो। क्लियर हुआ पॉइंट? होपफुली आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा कि फाइनल प्रोडक्ट मेथड में डायरेक्टली फाइनल गुड्स का वैल्यू को ऐड कर देते हैं नेशनल इनकम में, लेकिन वैल्यू एडेड मेथड में हर स्टेज में गुड्स में जो वैल्यू ऐड हो रहा है उसका वैल्यू में जो इंक्रीमेंट आ रहा है वो इंक्रीमेंट अमाउंट को ऐड करते रहेंगे, फाइनल आपका नेशनल इनकम निकल जाएगा। क्लियर हो गया पॉइंट? चलो, अब इन मेजरिंग द नेशनल इनकम यूजिंग सेंसस ऑफ प्रोडक्शन मेथड फॉलोइंग पॉइंट्स को आपको ध्यान में रखना है। क्या? कैपिटल गेन्स को ऐड नहीं करेंगे, फिक्स्ड एसेट्स बेचकर जो कैपिटल गेन्स कमा रहे हैं वो ऐड नहीं होगा। कोमोडिटीज को स्ट्रिक्टली क्लासिफाई किया जाएगा फाइनल प्रोडक्ट और इंटरमीडिएट गुड्स में, ठीक है ना, ताकि डबल काउंटिंग नहीं हो जाए। मान लो फाइनल प्रोडक्ट मेथड कर रहे हैं, कोई बोल रहा है सर आटा भी तो फाइनल प्रोडक्ट मेथड है, आटा का वैल्यू ऐड कर दीजिए। हाँ, अगर आटा डायरेक्टली कंजम्पशन के लिए यूज हो रहा है तो उसको ऐड करो, लेकिन अगर वो आटा से पराठा बन रहा है तो पराठा का वैल्यू ऐड होगा, आटा का मत करो, फिर तब डबल काउंटिंग हो जाएगा। गवर्नमेंट सर्विसेज जैसे कि कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिजेस, रोड्स, ये सब जो है इसका कोई भी एक्सचेंज वैल्यू नहीं है, ठीक है ना, लेकिन ये सब में खर्च तो होता है। टोटल वैल्यू ऑफ दिस कॉस्ट, ये सब का जो कॉस्ट है उसको नेशनल इनकम में ऐड कर देंगे। पर्सनल और हाउस होल्ड सर्विसेज जो है वो नेशनल इनकम में ऐड नहीं होगा। मम्मी मेरे लिए खाना बना रही है, मेरी वाइफ मेरा कपड़ा धो दे रही है, मेरा टेक केयर कर रही है, ये सब नेशनल इनकम में ऐड नहीं होगा, ठीक है ना। वैल्यू ऑफ जनरेटेड सर्विस फ्रॉम द ओनर्स ऑक्यूपाइड हाउसेस, ओनर अपना हाउस में जो रह रहा है उसमें अगर वो कुछ वैल्यू जनरेट कर रहा है तो वो नेशनल इनकम में ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो होपफुली ये आपको क्लियर हो गया नेशनल इनकम अंडर प्रोडक्शन और आउटपुट मेथड क्या मतलब है, उसका दो क्लासिफिकेशन और दोनों में नेशनल इनकम कैसे निकलता है। अब आते हैं सेकेंड पोर्शन में जो कि है सेंसस ऑफ इनकम मेथड। सेकेंड पोर्शन क्या है? सेंसस ऑफ इनकम मेथड, ये हो गया। अब सेंसस ऑफ इनकम मेथड को देखते हैं। अब देखो, सेंसस ऑफ इनकम मेथड में बोला गया है कोई भी कमोडिटी को बनाने में फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लगते हैं। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या है? चार है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। चारों कुछ ना कुछ कमा रहे हैं, चारों जितना कमा रहे हैं, एफर्ट जो डाल रहे हैं और जो अर्न कर रहा है उसी हिसाब से प्रोडक्शन होगा। तो अंडर इनकम और सेंसस मेथड में बोला है जितना भी फैक्टर्स इन्वॉल्व है गुड्स को प्रोड्यूस करने में वो सब फैक्टर्स का इनकम को ऐड कर दो, नेशनल इनकम निकल जाएगा। In this method, incomes accruing to all the factors of production, land, labor, capital, entrepreneur, during their participation in the production process are added together to arrive at the national income of the country. अब total production जो country में है, जो भी goods produce हो रहा है, वो सब का value, वो सब का जो cost है, वो चारों factors में बढ़ जाता है। जैसे कि land को rent मिलेगा, लैंड को क्या मिल जाता है? रेंट, लेबर को वेजेस, कैपिटल को इंटरेस्ट और एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट मिलेगा। तो अगर आपको नेशनल इनकम निकालना है तो आपको करना क्या होगा? अंडर इनकम और इनकम मेथड चारों जो रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, चारों जो ये है लैंड का, लेबर का, कैपिटल का, एंटरप्रेन्योर का, चारों फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का इनकम को ऐड कर दो, आपका नेशनल इनकम
निकल जाएगा। सिंपल एकदम, ठीक है। अब देखो इसमें फॉलोइंग पॉइंट्स को ध्यान रखना है। ट्रांसफर पेमेंट्स इसमें इंक्लूडेड नहीं है। ट्रांसफर पेमेंट्स का मतलब वही पेंशंस, चैरिटीज, ठीक है, कोई हेल्प कर रहे किसी का, ये सब इंक्लूडेड नहीं है। हाउस वाइफ का सर्विसेज इंक्लूडेड नहीं है। कैपिटल गेन्स इंक्लूडेड नहीं होगा इसमें। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट इंक्लूड होगा इसमें। अगर रिजर्व्स है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट अनडिस्ट्रीब्यूटेड भी है तो भी वो इंक्लूड होगा। क्यों? क्योंकि कमाया तो गया है ना प्रॉफिट, भले आप डिस्ट्रीब्यूट नहीं किए, लेकिन प्रोडक्शन प्रोसेस में पार्टिसिपेट करने के वजह से ही तो प्रॉफिट हुआ है। इसीलिए प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड हो या अनडिस्ट्रीब्यूटेड है वो नेशनल इनकम में ऐड होगा, ठीक है ना। फिर लैंड, लेबर, कैपिटल का जो भी प्रोडक्शन प्रोसेस में लगने की वजह से जो इनकम जनरेट कर रहा है वो भी ऐड होगा। इफ द कंट्री इज इंगेज इन फॉरेन ट्रेड, अगर कंट्री फॉरेन ट्रेड में नहीं है तो ठीक है, अगर फॉरेन ट्रेड में है तो x माइनस एम नेट एक्सपोर्ट्स को भी ऐड करेंगे, ठीक है ना। देन नेट अर्निंग फ्रॉम अब्रॉड, द डिफरेंस बिटवीन टोटल इनकम एक्सपोर्ट्स एंड टोटल इंपोर्ट्स इज टू बी इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। समझ में आ रहा है? तो अगर फॉरेन ट्रेड में इन्वॉल्व नहीं है तो ठीक, अगर फॉरेन ट्रेड में इन्वॉल्व है तो जो नेट कमा रहे, अब नेट एक्सपोर्ट्स कैसे निकलेगा ये ऑलरेडी हम बता दिए पिछले 2 क्लासेस में, ठीक है ना। एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। आप फॉर एग्जांपल मान लीजिए आप यूएस को 2 बिलियन डॉलर का सामान, गुड्स और सर्विसेज बेच रहे हैं तो वो आपका एक्सपोर्ट हो गया। आप यूएस से 1.5 बिलियन डॉलर का सामान को इंपोर्ट करवा रहे तो नेट एक्सपोर्ट्स कितना हुआ? 0.5 बिलियन डॉलर या 500 मिलियन डॉलर का आपका नेट एक्सपोर्ट्स हुआ है तो वो ऐड हो जाएगा। ये नेगेटिव में हो सकते हैं। चाइना हम लोग को बेच दिया फॉर एग्जांपल 30 करोड़ का सामान, हम लोग चाइना को बेचे 5 करोड़ का सामान, तो 25 करोड़ का हम लोग का नेट एक्सपोर्ट्स नेगेटिव में, तो यहाँ माइनस में आ जाएगा 25 CR, ठीक है ना। तो नेशनल इनकम अंडर इनकम मेथड रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट प्लस नेट एक्सपोर्ट्स, दैट इज इंपोर्ट, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट ऐड होगा। क्लियर हो गया, ठीक है ना। अब आते हैं एक्सपेंडिचर मेथड, तीसरा और आखिरी है एक्सपेंडिचर मेथड, ठीक है। प्रोडक्शन मेथड हो गया, इनकम मेथड हो गया, अब आते हैं एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड में बोला गया है अगर आपको नेशनल इनकम कैलकुलेट करना है अंडर एक्सपेंडिचर मेथड, अगर आपको नेशनल इनकम कैलकुलेट करना है अंडर एक्सपेंडिचर मेथड तो कैसे करके निकलेगा? देखो जितना भी एक्सपेंडिचर्स हो रहा है इकोनॉमी में सबको ऐड कर दो, नेशनल इनकम निकल जाएगा अंडर एक्सपेंडिचर मेथड। देखो इंपॉर्टेंट मेजर ऑफ एस्टिमेटिंग नेशनल इनकम इज द एक्सपेंडिचर मेथड। टोटल प्रोडक्शन जो है वो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में अर्निंग्स में बढ़ जाता है। एक्सपेंडिचर किसी का खर्च किसी का इनकम है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम ट्यूशन पढ़ा रहे तो मेरे लिए ट्यूशन फीस इनकम है, तुम लोग स्टूडेंट लोग जो पढ़ रहे हो तुम लोग के लिए वो एक्सपेंडिचर है ना। उसी तरह से अब हम अभी घी खरीद के लाए तो मेरे लिए घी खरीदना एक्सपेंस है, लेकिन जो घी बना रहा है कंट्री डिलाइट वाला कंपनी उसके लिए ये इनकम है। तो इसीलिए बोला गया है जितना भी एक्सपेंडिचर हो रहा है वो सबको ऐड कर दो, क्योंकि एक का एक्सपेंडिचर दूसरे के लिए इनकम ही तो होता है। तो जब सबका एक्सपेंडिचर को भी ऐड कर देंगे तो भी नेशनल इनकम निकल जाएगा। अब सबका एक्सपेंडिचर कौन कौन है इसमें देखो, एक है सी मतलब होता है ग्रॉस डोमेस्टिक एग्रीगेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ऑफ द हाउस होल्ड। जितना भी हाउस होल्ड है कंट्री में वो सब का जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, खर्च कर रहा है, वो सबको ऐड करो, जिसको हम लोग बोलेंगे सी। क्या बोलेंगे हम लोग? सी। उसके बाद ग्रॉस डोमेस्टिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट ऑफ दी फर्म्स लोग जो खर्च कर रहा है, जितना भी फैक्ट्रीज है, बिजनेसेस है, ऑर्गेनाइजेशन है, वो लोग का जो एक्सपेंडिचर है उसको भी ऐड करो, इसको हम लोग बोलते हैं इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। उसके बाद गवर्नमेंट भी तो कुछ ना कुछ खर्च कर रहा है गुड्स एंड सर्विसेज खरीदने में, तो गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर है जिसको हम लोग बोलते हैं जी, उसको भी ऐड करो। और उसके बाद जो नेट एक्सपोर्ट्स है एक्स माइनस एम, मतलब
नेट एक्सपोर्ट्स का मतलब क्या होता है? नेट एक्सपोर्ट्स का मतलब होता है एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के बीच का जो डिफरेंस है उसको भी ऐड कर दो, तो आ जाएगा आपका नेशनल इनकम अंडर एक्सपेंडिचर मेथड। तो नेशनल इनकम अंडर एक्सपेंडिचर मेथड कैसे निकलेगा, इसके ऊपर सम्स भी किए थे। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ऑफ द हाउस होल्ड, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर ऑफ द फर्म, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और नेट एक्सपोर्ट्स, सबको आपस में ऐड कर दीजिए, आ गया आपका नेशनल एक्सपेंडिचर। क्या आ गया? नेशनल इनकम, नॉट एक्सपेंडिचर, नेशनल इनकम अंडर एक्सपेंडिचर मेथड। क्लियर हुआ पॉइंट? तीनों मेथड। अब इसमें भी आपको क्या क्या चीज का ध्यान रखना है, हर काइंड ऑफ एक्सपेंडिचर अकाउंट लेंगे, ट्रांसफर पेमेंट को ऐड इसमें भी नहीं करेंगे, अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट, पेंशन, ओल्ड एज पेंशन, ये सब ऐड नहीं होगा। अगर कंट्री फॉरेन ट्रेड में कर रहा है तो नेट अर्निंग फ्रॉम अब्रॉड ऐड होगा, और अगर फॉरेन ट्रेड में इन्वॉल्व नहीं है तो नेट अर्निंग फ्रॉम अब्रॉड ऐड नहीं होगा। ठीक है ना? नेक्स्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसे हम पहले ही बताए, वॉट एवर द मेथड वी फॉलो इन कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम ऑफ द कंट्री वी मस्ट रीच टू द सेम रिजल्ट, बिकॉज ये सब अलग अलग रास्ता है सेम डेस्टिनेशन का। समझ में आ रहा है? मान लो आपके घर यहाँ है, आपका स्कूल यहाँ है, अब स्कूल से घर जाने का ये भी रास्ता है, ये भी रास्ता है, ये भी रास्ता, अलग अलग रास्ता है ना। हम लोग अलग अलग जगह रास्ता से जाते हैं एक जगह, रास्ता अलग अलग है लेकिन डेस्टिनेशन सेम ही है। तो यहाँ पे वही बोला गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, आप तीनों में से कोई भी मेथड फॉलो करिए नेशनल इनकम निकालने में, लेकिन आपका जो आंसर है वो सेम आएगा। ठीक है ना? क्लियर हुआ पॉइंट? चलिए अब आते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में, बहुत इंपॉर्टेंट है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। इसको बना के दिखाते हैं 2 सेक्टर मॉडल में। टू सेक्टर मॉडल, तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन अ 2 सेक्टर मॉडल। देखो ये है हाउस होल्ड, ये है फर्म्स, ये है हाउस होल्ड, ये है फर्म। अब हाउस होल्ड फर्म्स को क्या देता है? प्रॉब्लम नहीं रहा, हाउस होल्ड फर्म्स को देता है फैक्टर सर्विसेज। क्या देता है? फैक्टर सर्विसेज। फैक्टर सर्विसेज जैसे कि मतलब लेबर प्रोवाइड कर रहे हैं, फ्री में प्रोवाइड कर रहा है? नहीं सर, फर्म्स बदले में क्या दे रहे हैं? पेमेंट कर रहे हैं फॉर फैक्टर सर्विसेज, पेमेंट ऑफ फैक्टर सर्विस, वेजेज, रेंट, इंटरेस्ट, ये सब पे कर रहा है वो। ध्यान समझिए, फैक्टर सर्विसेज हाउस होल्ड प्रोवाइड कर रहा है, लेबर प्रोवाइड कर रहा है, कैपिटल प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है ना, लैंड प्रोवाइड कर रहा है, फर्म जिसके बदले में उसको पेमेंट कर रहे हैं। ठीक है ना? तो हाउस होल्ड क्या कर रहा है? हाउस होल्ड क्या कर रहा है?
हाउस होल्ड फर्म को सप्लाई कर रहा है लैंड लेबर कैपिटल ऑर्गेनाइजेशन फैक्टर सर्विसेज। फर्म्स इसके बदले में हाउस होल्ड को पेमेंट कर रहा है, रेंट दे रहा है, अगर जगह देकर है तो, अगर वर्कर देकर है तो वेजेस दे रहा है, अगर कैपिटल देकर है तो इंटरेस्ट दे रहा है, और अगर एंटरप्रेनर है तो उसको प्रॉफिट दे रहे हैं। फर्म्स ये सब फैक्टर सर्विसेज को यूज कर रहा है, यूज करके गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहा है, और ये गुड्स एंड सर्विसेज हाउस होल्ड को दे रहा है। हाउस होल्ड ये गुड्स एंड सर्विसेज के बदले में पेमेंट कर रहा है, और ये सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम चलते रहेगा। फर्म्स फैक्टर सर्विसेज, हाउस होल्ड फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करते रहेगा फर्म को, फर्म उस फैक्टर सर्विसेज के बदले में हाउस होल्ड को पेमेंट करेगा। फर्म उस हाउस होल्ड का फैक्टर सर्विसेज को यूज करके गुड्स बनाएगा, सर्विस बनाएगा, और उसको हाउस होल्ड को देगा। हाउस होल्ड इस गुड्स एंड सर्विसेज के बदले में फर्म को पेमेंट करेगा। तो हाउस होल्ड का इनकम फर्म का एक्सपेंस, फर्म का एक्सपेंस हाउस होल्ड का इनकम। सर बट ऐसा तो नहीं होता, मान लीजिए हाउस होल्ड 100 रुपये कमाया तो पूरा का पूरा 100 रुपये तो नहीं कमाता है, पूरा का पूरा 100 रुपये का तो गुड्स एंड सर्विसेज हम लोग नहीं खरीद लेते। हम लोग क्या करते हैं, उसका थोड़ा सा पार्ट को, जिसको हम लोग बोलते हैं सेविंग कर लेते हैं। क्या करते हैं, सेविंग्स कर लेते हैं। कहाँ सेव्स करते हैं, हम लोग सेव करते हैं कैपिटल मार्केट में। कहाँ करते हैं, कैपिटल मार्केट, बैंक में या स्टॉक मार्केट में। और बैंक और स्टॉक मार्केट क्या करता है, हम लोग का सेविंग्स को लेके फर्म्स में इन्वेस्टमेंट कर देता है। क्या करता है, इन्वेस्टमेंट कर देता है। तो ये जो सेविंग्स हम लोग कैपिटल मार्केट में डाले हैं इसको बोलते हैं इंजेक्शन। क्या बोलते हैं, इंजेक्शन। और कैपिटल मार्केट जो है, इस पैसे को जो फर्म में इन्वेस्ट कर दिया है इसको बोलते हैं लीकेजेस। क्या बोलते हैं, लीकेजेस। ये है टू सेक्टर मॉडल ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। क्या है, टू सेक्टर मॉडल ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। क्लियर हुआ पॉइंट, समझ में आया। टू सेक्टर मॉडल, हाउस होल्ड फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, हाउस होल्ड को फर्म पेमेंट कर रहा है फैक्टर सर्विसेज का, फर्म हाउस होल्ड को गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, हाउस होल्ड फर्म्स को पेमेंट कर रहा है गुड्स एंड सर्विसेज के बदले। हाउस होल्ड अपना अर्निंग का थोड़ा सा पोर्शन सेव करके कैपिटल मार्केट में जा रहा है, कैपिटल मार्केट इसको इन्वेस्ट कर दे रहा है फर्म में। क्लियर हुआ पॉइंट, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम हो गया अपना कंप्लीट। अब देखिए, फैक्टर्स डिटरमाइनिंग द नेशनल इनकम ऑफ द कंट्री। एक कंट्री का नेशनल इनकम ज्यादा होगा, कम होगा, बढ़ेगा, घटेगा, कुछ फैक्टर्स है, कुछ डिटर्मिनेंट्स है जो डिसाइड करता है कि आपका कंट्री का नेशनल इनकम ज्यादा होगा या कम होगा। क्या क्या है, पहला है अवेलेबिलिटी ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। अगर आपके कंट्री में नेचुरल रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा पाया जाता है, जाहिर सा बात है आपका कंट्री का नेशनल इनकम हाई रहेगा। जैसे कि देख लो गल्फ कंट्रीज इतना अमीर क्यों है, बंजर जमीन है गल्फ कंट्रीज, है ना, बंजर जमीन है, रेगिस्तान है, लेकिन फिर भी उन लोग का, कतर का देखो, सऊदी का देखो, दुबई का देखो, नेशनल इनकम जीडीपी एकदम हाई है। क्यों, क्योंकि ऊपर वाला उन लोगों को नेचुरल रिसोर्सेज भर भर के दिया है। क्रूड ऑयल वहाँ पाया जा रहा है, नेचुरल गैस वहाँ पाया जा रहा है, पेट्रोलियम वहाँ पे भर भर के है। तो जब आपके कंट्री के पास नेचुरल रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा रहेगा तो जाहिर सा बात है आपके कंट्री का नेशनल इनकम ज़्यादा रहेगा। और कोई कंट्री है जिसके पास नेचुरल रिसोर्सेज कुछ है ही नहीं तो कंट्री का नेशनल इनकम भी ज़्यादा होने का चांसेस कम रहता है। ठीक है ना। दूसरा पॉइंट, ह्यूमन रिसोर्स। अगर आपके कंट्री का साइज ऑफ पॉपुलेशन जो है या क्वालिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्स जो है वो बहुत हाई है, स्किल्ड है, ट्रेंड है, पढ़ा लिखा है, तो आपका नेशनल इनकम ज़्यादा होने का चांसेस है। लेकिन आपका कंट्री का जो पॉपुलेशन है वो एजिंग की तरफ बढ़ रहा है, बुढ़ापे की तरफ बढ़ रहा है, ठीक है, या फिर यंग पॉपुलेशन है लेकिन स्किल नहीं है, पढ़ा लिखा नहीं है, तो आपका नेशनल इनकम का बढ़ने का चांसेस कम होता है। फिर आता है कैपिटल इक्विपमेंट। अगर आपके कंट्री में कैपिटल इक्विपमेंट बहुत अच्छा है, मशीनरीज, प्रोडक्टिव एफिशिएंसी बहुत हाई है, अपडेटेड टूल्स है, तो आपकी कंट्री का नेशनल इनकम हाई रहेगा। अदरवाइज आपके कंट्री का नेशनल इनकम लो रहेगा। टेक्निकल नॉलेज, अगर कंट्री साइंटिफिकली बहुत एडवांस्ड है,
साइंटिफिकली बहुत एडवांस है, टेक्नोलॉजिकली बहुत एडवांस्ड है। जापान, यूएस, यूके, फ्रांस, जर्मनी, इटली, ये सब टेक्निकली बहुत एडवांस कंट्री है, तो यहाँ का नेशनल इनकम कंपैरेटिवली ज़्यादा रहेगा बनस्बत वो कंट्री का जिसका टेक्निकल नॉलेज उतना अच्छा नहीं है। जैसे कि ले लो अपना युगांडा, ठीक है ना, ज़ैम्बिया, ये सब क्या है, अफ्रीकन कंट्री, बहुत गरीब कंट्री है, टेक्निकल नॉलेज उतना अच्छा नहीं है, नेशनल इनकम कम है। इकोनॉमिक पॉलिसीज़, अगर कंट्री के इकोनॉमिक पॉलिसीज़, फिजिकल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी, टैक्सेशन का पॉलिसी, गवर्नमेंट का रेगुलेशंस, ये सब बहुत फेवरेबल है, अच्छा है, तो नेशनल इनकम बढ़ेगा। अगर ये सब उतना अच्छा नहीं है, नेशनल इनकम बढ़ने का चांसेस कम है। टर्म्स ऑफ ट्रेड, अगर आपके दूसरे कंट्रीज के साथ रिलेशनशिप अच्छा है, ठीक है ना, ट्रेड बेनिफिट्स एंजॉयड बाय द कंट्रीज फ्रॉम इंटरनेशनल ट्रेड, फेवरेबल टर्म्स है ट्रेड का आपके पास, तो आपका नेशनल इनकम इंक्रीज होगा। लेकिन अगर आपका फेवरेबल ऑप्शंस नहीं है ट्रेडिंग का आपके पास, तो कंट्री का नेशनल इनकम बढ़ने का चांसेस बहुत कम रहता है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट अगर कंट्री में बहुत आ रहा है, तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा तो नेशनल इनकम भी बढ़ेगा। लेकिन कंट्री में फॉरेन इन्वेस्टमेंट उतना नहीं आ रहा, दूसरे कंट्रीज लोग ज़्यादा इन्वेस्ट करने नहीं मांग रहे, तो कंट्री का नेशनल इनकम उतना ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। ठीक है, चलिए, तो ये सब हो गया कौन कौन सा फैक्टर्स जो आपका नेशनल इनकम को डिटरमाइन करने में हेल्प करता है। एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा, रीड कर लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। अब आते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ नेशनल इनकम। नेशनल इनकम क्यों इंपॉर्टेंट है? नेशनल इनकम आपको इकोनॉमिक प्लानिंग में हेल्प करता है। अपने कंट्री के इकोनॉमिक प्लानिंग कैसे होना चाहिए, किस किस पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करे, किस किस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट ना करे, ये सब जो है नेशनल इनकम अपने कंट्री का बताता है। नेशनल इनकम से हम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कंपेयर कर सकते हैं अलग अलग एक कंट्री का ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो इंडिया का नेशनल इनकम 1960s में कम था, अभी 2025 में नेशनल इनकम बढ़ गया। इसका मतलब है कंट्री में रहने वाले लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या हुआ है, रेज्ड हो गया है। तो नेशनल इनकम कैलकुलेट करने से क्या होगा, वक्त के साथ कंट्री में रहने वाले लोगों का या कंट्री के सिटीजन का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग रेज हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये भी नेशनल इनकम से आपको पता चल जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, कंपैरिजन ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ डिफरेंट कंट्रीज। अब देखो यूएस का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है, यूएस का नेशनल इनकम इंडिया से ज़्यादा है, इसका मतलब है यूएस का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंडिया से बेटर है। उसी तरह श्रीलंका का नेशनल इनकम इंडिया से कम है, इसका मतलब है श्रीलंका का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंडिया से खराब है। तो ये नेशनल इनकम अलग अलग कंट्रीज का आपको हेल्प करता है कंपेयर करने में कि कौन से कंट्री का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ज़्यादा अच्छा है। फिर अंडरस्टैंडिंग द इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। नेशनल इनकम से आपको समझ में आता है कि कंट्री ग्रो कर रहा है, डेवलप कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर डेवलप कर रहा है या ग्रोथ कर रहा है तो किस रीजन से कर रहा है, क्या क्या फैक्टर्स है जिस वजह से मेरा नेशनल इनकम बढ़ रहा है, ये सब स्टडी करने में आपको हेल्प करते हैं। चलिए नेक्स्ट आगे, प्रॉब्लम रिलेटिंग टू नेशनल इनकम अकाउंटिंग इन पुअर कंट्रीज। देखो, प्रॉब्लम्स रिलेटिंग टू नेशनल इनकम अकाउंटिंग इन द पुअर डेवलपिंग कंट्री। पुअर डेवलपिंग कंट्री में नेशनल इनकम अकाउंटिंग कैलकुलेट करने में, एक पुअर कंट्री, गरीब कंट्री है या अंडर डेवलप्ड कंट्री या डेवलप्ड हो रहा है अभी, ये सब कंट्री में नेशनल इनकम कैलकुलेट करना बहुत मुश्किल है। क्यों मुश्किल है सर, ऐसा क्या प्रॉब्लम आता है, पढ़ेंगे, अभी देख लेते हैं। पहला, लैक ऑफ रिलायबल डेटा। ये सब कंट्री में आपको रिलायबल डेटा मिलना मुश्किल है, क्योंकि कंट्री अभी तक अंडर डेवलप्ड है ना, सही से टेक्नोलॉजिकली उतना एडवांस हुआ नहीं है, तो आपको सही डेटा मिलेगा इसका गारंटी बहुत कम है। दूसरा, इनएफिशिएंसी ऑफ द इन्यूमरेटर्स इन कलेक्टिंग रिक्विजिट इंफॉर्मेशन और डेटा। जो रिसर्चर्स है ये लोग भी इतना ज़्यादा एफिशिएंट नहीं है, इन लोग के पास इतना ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं है यूएस के तरह कि ये लोग डेटा को ईजिली कलेक्ट कर पाए। तीसरा, इनफॉर्मल सेक्टर और अनऑर्गेनाइज सेक्टर का प्रेजेंस रहने की वजह से, अब देखो जो पुअर कंट्रीज या डेवलपिंग कंट्री, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज है या डेवलपिंग कंट्रीज है, वहाँ पे इनफॉर्मल सेक्टर का इकोनॉमी होगा। अब इनफॉर्मल सेक्टर में कौन कितना कमा रहा है, कितना बना रहा है, ये पता लगाना बहुत मुश्किल है। जैसे कि देखो, हम स्कूल में पढ़ा रहे हैं
तो ये फॉर्मल सेक्टर है, मेरा सैलरी पता रहेगा गवर्नमेंट को। लेकिन हम अपना कोचिंग सेंटर में पढ़ा रहे हैं, ये एक इनफॉर्मल सेक्टर है। अब गवर्नमेंट को थोड़ी पता है कितना बच्चा पढ़ने आ रहा है नहीं आ रहा है। हम 100 बच्चों को पढ़ा रहे हैं, जब हम ITR फाइल कर रहे हैं या जब हम GST फाइल कर रहे हैं तो हम वहाँ पे दिखा रहे हैं हम तो सिर्फ 85 बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो यहाँ पे नेशनल इनकम को कैलकुलेट करना इनफॉर्मल सेक्टर में बहुत मुश्किल हो जाता है। एब्सेंस ऑफ स्पेशलाइजेशन इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ द नेशनल्स ऑफ द कंट्री। अगर कोई कंट्री का लोग कोई एक पर्टिकुलर एक्टिविटी में स्पेशलाइजेशन नहीं है तो भी नेशनल इनकम कैलकुलेट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि लोग बहुत सारे काम में इन्वॉल्व रहेंगे और हर काम का डेटा कैलकुलेट करना बहुत मुश्किल होगा। क्लियर हुआ पॉइंट? नेक्स्ट, नॉन मार्केटेड गुड्स मेड इम्पॉसिबिलिटी ऑफ वैल्यूएशन। क्या मतलब है? एक किसान है, 1000 केजी चावल उगाया, 1000 में से 400 केजी अपने घर में रख लिया, 600 केजी मार्केट में बेचा, 400 खुद खाने के लिए रख लिया। अब ये 400 केजी तो मार्केट में आए ही नहीं, तो नेशनल इनकम में ये कैलकुलेट होगा ही नहीं। तो जब वो गुड्स जिसको प्रोड्यूस तो किया जाता है बट मार्केट में बेचा नहीं जाता है, वो गुड्स को वैल्यू को कैलकुलेट करने में नेशनल इनकम में प्रॉब्लम होता है। लार्ज नंबर ऑफ नॉन मोनेटाइज पर्सनल सर्विसेज इसमें एडेड नहीं रहते हैं, जैसे कि लेबर और वॉलंटियर वर्क जो कि इकोनॉमिक वेलफेयर में बहुत हेल्प करता है, उसको नेशनल इनकम में कैलकुलेट नहीं किया जाता। जैसे कि देखो, मान लो हम लोग घर का जो फीमेल है वो लोग बैकबोन है घर की, हम लोग को खाना बना के नहीं दे जाओ अपना अपना समझो, तो हम लोग कोई मेड को हायर करना पड़ेगा। तो मेड को हायर करेंगे तो पैसा खर्च होगा ना, तो ये पैसा हम लोग का बचा रही है ना, हम लोग का वक्त बचा रही है, हम लोग का सेहत का ध्यान रखा जा रहा है, लेकिन उसको हम लोग ऐड नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि नॉन मोनेटाइज पर्सनल सर्विसेज ऐड नहीं हो पाता है। तो ये भी एक तरह का ड्रॉबैक है। इलिटरेसी और इग्नोरेंस, लोग जो अंडर डेवलप कंट्री का है वो बहुत ज़्यादा इलिटरेट है, इग्नोरेंट है, तो वो लोग अपना इलिटरेसी के चक्कर में नेशनल इनकम को सही से कैलकुलेट नहीं कर पाते, सही तरीके से ट्रैक डाउन नहीं कर पाते। ठीक है, फिर प्रॉब्लम्स इन कैलकुलेटिंग वैल्यू एडिशन, जैसे वैल्यू एडेड मेथड में है ना, 500 का आटा को 600 में बेचे, फिर 600 का आटा को केक बना के 800 में बेचे, तो कितना वैल्यू ऐड हो रहा है ईच स्टेज में, पुअर कंट्रीज में ये निकालना इम्पॉसिबल है, बहुत मुश्किल है। ठीक है ना। अब इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट क्या मतलब है? अब देखो, हम जो नेशनल इनकम कैलकुलेट किए वो तो पिछला साल का किए, लेकिन पुअर कंट्रीज में इन्फ्लेशन बहुत तेजी से बढ़ता और चेंज होता है, तो आप जो डेटा यूज करके नेशनल इनकम निकाले है वो तो ऑलरेडी आउटडेटेड हो गया वक्त के साथ। तो रियल इन्फ्लेशन जो अभी आया है इसको आप अकाउंट में लिए ही नहीं है। तो ये सब प्रॉब्लम है नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने का अंडर पुअर और डेवलपिंग कंट्री। ठीक है, तो होपफुली आपको आज का क्लास बहुत अच्छा लगा होगा। पहला चैप्टर हम लोग नेशनल इनकम, जो बहुत बड़ा चैप्टर था, बुक का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट और बहुत लेंदी चैप्टर है, 6 क्लास लग गई हमको कंप्लीट करने में, सोच रहे। तो ये चैप्टर फाइनली कंप्लीट होता है। आप लोग को जो भी डाउट है, मेरा व्हाट्सएप नंबर हमेशा आप लोगों के लिए अवेलेबल है, 8334835908 में कॉल करिए, व्हाट्सएप करिए, हम लोग का ऑनलाइन बैच में इनरोल करिए, कोई डाउट है तो पूछिए। और एक और वीडियो ये चैप्टर का बनाएंगे, शॉर्ट वीडियो रहेगा 4-5 मिनट का, जिसमें हम आप लोग को MCQs ये चैप्टर से सॉल्व्ड और अनसॉल्व्ड दोनों दे देंगे, आप लोग उसको प्रैक्टिस करिए। ठीक है ना। तो थैंक यू वेरी मच। ये चैप्टर होता है यहीं पे कंप्लीट। रात का बज गया है 2:30, तो चलते हैं, अब सोने जाते हैं। कोई डाउट होगा व्हाट्सएप से पूछ लीजिएगा, ठीक है ना। तो थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 1 नेशनल इनकम आप लोग को पूरा फ्री में यूट्यूब में अवेलेबल करवा दिए।